हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रीट लेवल 2 के लिए हमने मैथमेटिक्स की क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट करी थी। और मैथमेटिक्स की क्लासेस के अंतर्गत हमने पहली जो यूनिट है हमारी उसको आधा कंप्लीट कर दिया था। एक मैराथन क्लास के माध्यम से 2 घंटे के अंदर अपन ने लगभग उसे पूरा कर लिया था। ठीक है, अब जो आधी यूनिट हमारे रह गई थी, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल और सरल एक घातीय समीकरणों के बारे में, तो उसके बारे में अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी आज पहली बार आया है उसे बता दूं कि अभी तक जो है हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं घातांक के समान आधार की घातीय संख्याओं, गुणा भाग घातांक नियम, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, ये हम पढ़ चुके हैं विथ क्वेश्चंस। अब हमारा समीकरण और वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ये वाला पोर्शन रहा है। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पूरा पोर्शन जो है आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है हर यूनिट के लिए मैं 2 वीडियोस लेकर के आऊंगा, ताकि आपके जो है टोटल 4 यूनिट के अंदर अपन 8 वीडियो में पूरा रीड का कोर्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले जिसने अभी पीछे वाली क्लास नहीं देखी है वो देख लेना भाई। उसके बाद में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में इस पर जो है राजस्थान के 2500 से भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो भी आपकी अपडेट्स रहती है एग्जाम को लेकर के, क्लासेस को लेकर के, जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। इसके अलावा प्रीतम एजुकेशन हमारा ऐप है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इस प्रीतम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है रीड के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, उनके आंसर कीज मिल जाएगी, आपको सिलेबस मिल जाएगा, यानी जो भी आपके लिए चीजें महत्वपूर्ण है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो आप इस प्रीतम एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। तो अब हम सरल एक घातीय समीकरणों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल की बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे वर्ग, वर्गमूल। ठीक है, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में अपन बात करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक एक्स कोई संख्या है, फिर ये एक्स और है, इन दोनों का गुणा किया तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 2। तो जब आप एक्स का मल्टीप्लाई वापस एक्स से ही करते हैं तो बन गया एक्स की पावर 2। और इसी को कहा जाता है एक्स का वर्ग। क्या कहा जाता है? एक्स का वर्ग। एक्स का वर्ग यानी कि एक्स का गुणा वापस एक्स से करना है। तो किसी भी संख्या का अगर आपसे वर्ग पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? उसी संख्या का उसी के साथ में वापस गुणा कर देंगे। जैसे पूछा जाए कि भाई 4 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करोगे? 4 का गुणा 4 से कर दोगे। ठीक है, और ये भी जो है, ये वर्ग जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका घातांकों के जो नियम अपन ने पहले पढ़े हैं उन्हीं से आता है। कैसे? देखो, 4 की पावर 2 है तो इसको अपन लिख सकते हैं ना 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 1। और हम ये बात जानते हैं कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो हमारे पास 4 की पावर 1 4 की पावर 1 है, आधार सेम है, घातें जुड़ जाएगी। एक सेकंड, ये मच्छर परेशान कर रहा है। ठीक है, देखिए अब, तो 4 की पावर 1 4 की पावर 1, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 4 की पावर 1 + 1। बताओ क्या 4 की पावर 2 आ रहा है या नहीं? तो ये जो है यहां पर भी, ये जो आपके घातांकों के नियम पढ़कर आए हो उन्हीं से ये चीजें आती है। ठीक है, लेकिन ये हमें कोई इतना ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा पता होना चाहिए कि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का पुनः उसी से गुणा करना। ठीक, अब कुछ वर्ग हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, पहले वो अपन लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81,
और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। देखिए 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 196, वेरी गुड, है ना। वरना मैं ही लिखते जाऊंगा तो सोचोगे पता नहीं क्या लिखवा रहे। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ये सभी स्क्वायर्स इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत काम के हैं, इनको अच्छे से रटा मार लेना। 30 तक 25 तक मैं आपको लिखवा रहा हूं, बाकी आगे आपकी इच्छा, ठीक है। इसके बाद 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441, 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, ठीक। ये इतने तो हमें जो है याद होने ही चाहिए। तो 25 तक की संख्याओं के जो वर्ग होते हैं वो सीधे सीधे याद कर लेना। ये वर्ग अपने बहुत काम आने वाले हैं। अभी वर्ग और वर्गमूल के बारे में काफी डिटेल में अपन पढ़ेंगे, लेकिन जो सामान्य चीज है जो आपकी बहुत काम आएगी वो पहले लिखवा देता हूं। तो 1 से लेकर 25 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। जब आपको वर्ग याद हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली वर्गमूल तो ज्ञात कर ही लेंगे। कैसे? जैसे मान लो आ गया 625 का वर्गमूल, तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो सीधी सी बात है, इसका जो है वर्गमूल क्या होगा? 25। तो देखो 25 का वर्ग जो है वो तो होता है 625, और 625 का वर्गमूल जो है वो होता है 25। समझ में आ गई बात? क्लियर है? वर्ग का मतलब क्या था? दो बार गुणा करना, है ना। लेकिन वर्गमूल का मतलब क्या होता है? तो जो एक्स स्क्वायर है, अब अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसके ऊपर अपन अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। और अंडर रूट लगाते ही ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये अंडर रूट का मतलब क्या है? तो देखो भाई, जब केवल और केवल ये साइन बना हुआ हो, केवल ऐसे, तो इसका मतलब होता है ये आपका लिखा हुआ है पावर 1/2। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ जाए, मान लो कोई भी संख्या है, मैंने n लिखा हुआ आ गया, तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में जो भी संख्या उसकी पावर 1/n। समझ में आ गई बात? तो क्यूब रूट, फोर्थ पावर रूट, फिफ्थ पावर रूट आप ऐसे निकाल सकते हो। तो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन किस संख्या का वर्ग क्या होगा, कौन सी संख्या परफेक्ट वर्ग है या नहीं है, वो सब चीजें अब जो है कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो लिखने पर आपको क्लियर होंगे। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। अब थ्योरेटिकल पॉइंट्स चलेंगे जो आपको याद रखने हैं और सीधे सीधे लिख लेने हैं, ठीक है। चलो पहला पॉइंट, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है तो, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, संख्या का इकाई, इकाई का अंक, इकाई का अंक कभी भी, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है वो देख लेना। कभी भी 2, 3, 7, 8 क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7, 8 यानी 2378 इनमें से जो है कोई भी कभी भी वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा, ठीक। चाहे आप पीछे देख लो, ये देखो 1 से लेकर 25 तक के अपन ने वर्ग लिखे हैं। मैं कह रहा हूं 1 से 25 तक के नहीं, आपके कोई भी संख्या बनी हुई होगी वो 0 से लेकर 9 तक की अंकों वाली ही होगी। इकाई अंक तो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 से लेकर 9। तो 0 1 का देखो इकाई अंक 1, 2 का 4, 3 का 9,
4 का 6, 5 का 5 ही, 6 का 6 ही, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1, 10 का 0। बताओ इसके अलावा यहाँ पर है ना 1 से लेकर के इस 10 तक में कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका इकाई का अंक 2 हो? कोई संख्या नहीं है। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 हो? नहीं है। कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 7 हो? नहीं है। कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 8 हो? नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना कि किसी भी वर्ग संख्या अगर कोई है, पूर्ण वर्ग अगर संख्या है कोई, तो उसका इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 में से नहीं होगा। इसका मतलब उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है? तो देखो नहीं होगा, अर्थात इकाई अंक क्या होगा? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता तो 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 हो सकता है, फिर 7 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता तो 9 होगा। तो ये जो है 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये जो है आपके पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक होते हैं। तो अर्थात इकाई अंक ये होगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कोई 4 ऑप्शन दे दिए संख्याओं के और पूछ लिया निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप वहां पर जो है एक एक संख्या का पूर्ण वर्ग ज्ञात करने नहीं बैठोगे। आप सीधा दिमाग क्या लगाओगे कि अगर उस किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ गया है, इसका मतलब वो कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग का, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, कोई एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग के वर्ग का, ठीक है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या थी उसका अपन ने क्या करा? वर्ग करा। तो उसके वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? तो इकाई अंक सदैव सदैव सदैव, ये ध्यान रखना, मैं वर्ड जो लिखवा रहा हूं वो बहुत काम के हैं, ये स्टेटमेंट के रूप में काम आते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज जब करवाऊंगा तो पता चलेगा। तो वर्ग का इकाई अंक सदैव 0, 1, 5 व 6 होंगे। समझ में आ गई बात? तो कोई आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या है, पहले तो ये देख लो क्या लिखवा रहा हूं मैं, कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या है ऑलरेडी हमारे पास में, उस पूर्ण वर्ग संख्या का भी वापस आपने वर्ग कर दिया। ठीक है, जैसे देखो आप 4 का स्क्वायर क्या है? 16 है। अब 16 का भी आपने वापस स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा? 256। तो जब आप एक संख्या ली, उसका वर्ग किया, वो पूर्ण वर्ग संख्या आ गई, ये रही पूर्ण वर्ग संख्या। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का भी वापस आपने क्या करा? वर्ग करा। तो जो पुनः वर्ग करने पर इकाई अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0, 1, 5 या 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता वो देखो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं? तो 0, 1, 4, 5, 6 या 9, इसके अलावा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब अगर उसका इकाई अंक देखो अब 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, तो आप 0 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसीलिए तो मैंने लिखा है सदैव क्या होगा? इकाई अंक वर्ग के वर्ग का 0 आ सकता है। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा यानी 1 आ सकता है। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा यानी 6 आ सकता है, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 5 आ सकता है। तो 0, 1, 5, 6 ही आ सकता है। यानी कोई संख्या लीजिए, उसका वर्ग करिए, उस वर्ग का भी वर्ग करिए, तो जो लास्ट वाली वर्ग की हुई संख्या आएगी उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 0, 1, 5, 6। पहली संख्या का वर्ग करने पर क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9। इसका भी जब वर्ग किया जाएगा तो 0, 1, 5, 6 ही आ सकता है।
ये पॉइंट था आपका, लिख लिया, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में विषम संख्या में शून्य नहीं हो सकते। हमेशा जीरो होंगे तो वो सम संख्या में होंगे, यानी दो जीरो होंगे, या फिर सीधे चार हो जाएंगे, या सीधे छह होंगे, या सीधे आठ होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 11 नहीं हो सकते, 9 नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, के अंत में विषम संख्या में, विषम संख्या में शून्य, विषम संख्या में शून्य नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके पीछे आप जीरो काउंट कर लो। अगर वो विषम आ गए तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर सम आ गए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर, चलो इसके बाद में अब देखिए, हमारे पास में जो है कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आता है वर्ग ज्ञात करने का, या ये कह सकते हैं कि संख्याओं का पता लगाना कि ये वर्ग है या नहीं। उसके लिए बीजांक, जो आपके वैदिक गणित का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है सर कॉन्सेप्ट, बता दीजिए। बीजांक, इसको क्या कहा जाता है, बीजांक कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बात करेंगे। अब बीजांक क्या होता है, तो बीजांक का मतलब होता है कोई संख्या है आपके पास में, मान लीजिए जैसे देखो अपने पास में संख्या है 236। ठीक है, इस 236 में सभी अंकों को मैंने जोड़ दिया, यानी 2, 3 और 6 को जोड़ दिया। ठीक है, अब 2, 3 और 6 को जोड़ा तो कितना आएगा, तो 2 और 3 5 और 6 11, कितना आया 11। फिर जैसे ही डबल डिजिट आती है तो इसको वापस जोड़ो, 11 आया है तो वापस जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो जब आपने ये देखो 3 अंकों की एक संख्या थी, उसके अंकों को जोड़ करके एक सिंगल संख्या में या एक एक अंक के अंदर ही बदल दिया, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, या कितने भी अंकों की संख्या है, उसके अंकों को जोड़ जोड़ के जब आप उसको एक अंक की संख्या बना देते हैं, तो जो एक अंक की संख्या आती है उसको इसका बीजांक कहते हैं। 236 का बीजांक कहलाएगा 2। समझ में आई बात। तो बीजांक का मतलब क्या हो गया, किसी भी संख्या का बीजांक उसके अंकों का योग होता है, एवं अंकों का योग अगर 2 अंकों में आ रहा हो तो उनको पुनः जोड़ करके लिखते हैं, और तब जा करके जो जोड़कर आया गया है उसे अपन क्या कह देते हैं, बीजांक कह देते हैं। तो अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक जो है वो हमेशा 1 होगा, या फिर 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा, ये पहले से फिक्स है। तो आप ऑप्शन देखेंगे कि जिस भी संख्या का बीजांक 1, 4, 7, 9 आ गया तो आपकी वो है, हो सकती है स्क्वायर संख्या, मतलब वर्ग संख्या है, अदरवाइज वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे अब इसका पूछ ले 236 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 और 6 को जोड़ करके कितना आ रहा है 2, इसका मतलब इसका बीजांक कितना आया 2। जबकि आना कितना चाहिए था, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए। हमारे यहाँ पर आ रहा है 2, इसका मतलब ये बीजांक संख्या न, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ ही रहने दीजिए, और इसको थोड़ा सा इधर करके मैं इसकी थ्योरी इधर ही लिखवा देता हूं। ठीक है, ये इधर ही रहने दीजिए, ये लीजिए। अब आप इसको आराम से लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना मैं यहाँ पर बीजांक की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। किसी भी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, किसी भी संख्या के अंकों का योग होता है कौन, बीजांक। यदि योग
यदि योग दो अंकों का दो अंकों का आ जाए तो पुनः पुनः अंकों को जोड़कर जोड़कर लिखते हैं। समझ में आ गई बात। इसी को कहा जाता है बीजांक। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। और ये आपको जो है ना योग तब तक लिखते जाना है जब तक एक अंक नहीं आ जाता है। ठीक, इसी के साथ में इसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए अभी ही कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक सदैव, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक सदैव 1, 4, 7, 9। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? 1, 4, 7, 9 होता है। ठीक है, ये सब अपने आगे अभी काम आएगा। बड़ी बड़ी संख्याएं होगी और अपन चुटकियों में आंसर निकाल रहे होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि कोई भी हमारे पास में अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उस पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम के जो दो अंक होंगे, है ना, वो दोनों कभी भी विषम नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों एक साथ विषम नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे नंबर 4 करके ही। ठीक है, 4 ही मान लेते हैं या स्टार डाल के लिख लो आप तो खाली। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में दोनों दोनों अंक विषम नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों जो है विषम नहीं हो सकते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ हमारे सम संख्याओं के बारे में, यानी उनके वर्ग वगैरह क्या होते हैं, फिर विषम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे आप सम। ठीक है, चलो देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास में आ जाता है सम संख्या का वर्ग। सम संख्या का वर्ग सदैव, सम संख्या का जो वर्ग होगा वो सदैव एक सम संख्या ही होती है। ठीक है, एक सम संख्या ही होगी। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो, तो उस संख्या का आपने वर्ग करा तो वर्ग करने पर भी वह संख्या जो आएगी ना वो पुनः आपके क्या से आएगी? सम संख्या ही आती है। नेक्स्ट, इसके बाद में सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या का वर्ग सदैव 4 से विभाजित 4 से विभाजित होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई एक सम संख्या है तो सम संख्या का जो वर्ग आप करेंगे वो वर्ग हमेशा 4 से विभाजित ही होगा, यानी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा ही। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसके अंदर सम संख्या के सम संख्या के वर्ग को सम संख्या के वर्ग को
सदैव सम संख्या है उसके वर्ग को सदैव दो क्रमागत दो क्रमागत विषम संख्याओं, ठीक है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के योग के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी सम संख्या है उसका वर्ग लिया, मान लो अपन ने कर दिया कि भाई अपने पास में क्या करा, दो का स्क्वायर, छोटी सी संख्या लेते हैं, दो का स्क्वायर किया, कितना आया, चार। इस चार को, इस वर्ग को सदैव दो क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसके योग के रूप में। चार को बताओ आप लिख सकते हो, यानी 1+3। तो 1 और 3 दोनों विषम संख्याएं हैं और क्रमागत भी है, इनका योग क्या आ गया, चार। सर जरूरी थोड़ी है आप कोई बड़ी संख्या लेके दिखाओ। हाँ तो भाई बड़ी संख्या ले क्या लेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 64 को अपन लिख सकते हैं 31 प्लस 33। बताओ, 31 और 33 को ऐड करो, 64 ही आएगा। चलो ठीक है सर, हमारे तो और कोई संख्या लेकर बताओ। तो भाई ले 16 का चलो ठीक है 16 छोड़ो, बताओ आप ही खुद ही बता दो, कोई संख्या बता दो, कोई भी संख्या। 18 का स्क्वायर ले लेते हैं, चलो देखो, 18 का स्क्वायर 324। 324 के जो दो भाग होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 163 प्लस 161। क्या लिख सकते हैं, 163 और 161। बताओ, लिख सकते हैं, यानी देखो 3 और 1 4, 6 और 6 12 का 2, हंसी लगी 1, तो 1 2 3 आ गया 324। तो बताओ 161 प्लस 163 लिखा। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी सम संख्या के वर्ग करने पर जो संख्या आती है उस वर्ग को दो विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो विषम संख्याओं के बारे में इसी प्रकार के कुछ फैक्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वहां पर फिर हमें स्टेटमेंट प्रूव करने नहीं बैठना पड़ेगा, सीधे सीधे टिक करके आना है। जैसे विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो सबसे पहला, किसी भी विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या का वर्ग का वर्ग सदैव, किसी भी विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या, एक विषम संख्या होती है, ठीक है। तो किसी भी सम संख्या का वर्ग सम होती है, उसी प्रकार से किसी भी विषम संख्या का अगर वर्ग करोगे तो वो हमेशा विषम होगी। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, विषम संख्या, विषम संख्या के वर्ग को, विषम संख्या के वर्ग को, विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत, दो क्रमागत पूर्णांकों के योग में, ठीक है, वहां पर था विषम संख्या, यहां पर है पूर्णांकों के योग। पूर्णांक मतलब कोई भी इंटीजर नंबर, ठीक है। तो दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। आप किसी भी एक विषम संख्या का वर्ग सोचिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि उसे अपन दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो देखो,
एग्जाम्पल, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 को मैं क्या लिख सकता हूं? 40 प्लस 41। कोई समस्या है क्या? किसी को नहीं होगी। दूसरा देखो, मुझे लिखना है मान लो 11 का स्क्वायर 121। क्या लिख सकता हूं इसको मैं? 61 प्लस 60। बताओ, लिख सकता हूं या नहीं? ऐसे ही मेरे दिमाग में और कोई संख्या आ जाती है, मान लो किसी के दिमाग में आ गई कि सर 7 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ले 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 प्लस 25। ठीक है, इसी प्रकार से और कोई बड़ी सी संख्या सोच लो, आपके दिमाग में आ रही हो तो। हाँ सर सोच ली। बताओ क्या? 21 का स्क्वायर। ठीक है, चलो 23 का स्क्वायर तो 529। 529 को अपन क्या लिख सकते हैं? तो 529 को अपन लिख लेंगे क्या? भाई देखो, 250 250 तो दोनों में बांट दो, या फिर ये कहें सीधा सीधा सा कि 528 में आप 2 का भाग दो। ठीक है, तो 528 में जब आप 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? तो 2, 6 और 4, यानी कि इसको अपन लिखेंगे 264 प्लस 265। करके देख लो, 4 और 5 9, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगी 1, 529 आ गया। तो आप जो है इस प्रकार से किसी भी विषम संख्या को, जो उसका वर्ग करने पर आने वाला जो वर्ग है, उसको आप दो पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हो, वो भी क्रमागत। आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से आएंगे दो पूर्णांक, तो आप क्या करिए, जो वर्ग आ रहा हो उस वर्ग के अंदर 2 का भाग दे दो। जैसे ही आप वर्ग में 2 का भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पूरी संख्या आ रही है। जैसे इसमें भाग दोगे तो 264 बार भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा, वो एक आप इसमें बढ़ा दो तो 264 और 265। ऐसे समझ में आ गई बात? तो 2 का भाग देके हम पता लगा सकते हैं। तो ये विषम संख्या के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट, फिर हमारे पास में तीसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर हमारे पास में n विषम संख्याएं हैं। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? n विषम संख्या। तो प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्ग का योग। ठीक है, कोई हमारे पास में, सॉरी, वर्ग का नहीं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, हाँ, उनके वर्ग का योग तो फिर अलग हो जाएगा, उनका योग। तो उनका जो योग होता है वो होता है n स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया कि प्रथम 3 विषम संख्या, उनका योग बताओ। क्या पूछा? प्रथम 3 विषम, सॉरी 4 विषम संख्या, तो 1, 3, 5 और 7, इनका योग बताना है। अब एक तो ये तरीका है कि इनके योग को अपन जोड़े, 1 3 5 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 और 7 16। या दूसरा तरीका ये है कि ये संख्याएं कितनी है? 4, तो 4 का क्या कर दो? स्क्वायर, कितना आ गया? 16। तो आप या तो ऐसे ज्ञात करो या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया जाए, मान लो कि 15 विषम संख्याओं का योग, तो अब आप जोड़ने नहीं बैठोगे। 15 विषम संख्याओं का योग, तो वो क्या हो जाएगा? 15 विषम संख्याएं बोली है तो 15 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 225। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट अपने पास आ जाता है, किसी भी दो क्रमागत सम संख्या को, या कोई भी दो कंटिन्यूअसली विषम संख्या ले ली, उनके गुणनफल अगर हम देखें तो उनके गुणनफल के अंदर अगर हम फिर एक जोड़ देवे, क्या कर देवे? एक जोड़ देते हैं, तो उससे जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। पहले ये पॉइंट लिखो कि किन्हीं भी, किन्हीं भी दो
क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, कैसी संख्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कैसे? जैसे देखिए, कोई भी दो क्रमागत सम संख्या लेनी है तो मान लो 6 और 8 लिया और उसमें फिर एक जोड़ दिया, तो देखो 6 8 48 और 1 49। बताओ आ रहा है या नहीं? उदाहरण समझ में आ गया? एक सेकेंड, ये कहाँ चल रहा है रे भाई? एक्सपोर्ट कैसे हो गया? एक सेकेंड, रोक दो इसको। तो 6 × 8 + 1 करा तो 49 आ गया था, जैसे में ये एग्जाम्पल। ठीक है, चलो ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा हमने लिया, मान लो दो विषम संख्या है, जैसे 3 और 5, तो 3 पंजे 15, इसमें एक जोड़ा, कितना आया? 16। क्या 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं को लें या विषम संख्याओं को लें, उनका गुणा करा देवें और फिर उनके अंदर अगर हम एक जोड़ देते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो कोई भी दो सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में अगर उनके अंतर का, है ना, कोई भी दो संख्याएं ले ली जिनका सम हो या फिर वो विषम हो, उनका गुणनफल निकाला और उन दोनों संख्याओं का अपन ने अंतर निकाला, उनके अंतर के अंदर जो है, सॉरी, उनके अंतर का आधा कर दिया और फिर उस आधे के वर्ग को अगर हम जो है जोड़ देते हैं तो हमें उसमें जो है सदैव क्या होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, चलो ये अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाली लाइनें हैं, तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट, कोई भी दो कोई भी दो सम या विषम संख्याओं के गुणनफल संख्याओं के गुणनफल संख्याओं के गुणनफल में उनके अंतर के आधे का वर्ग जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है या प्राप्त होती है। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज हमें याद रखनी है कि कोई भी दो सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में उनके अंतर के आधे का वर्ग जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। कैसे, वो देखेंगे अब उदाहरण से, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कोई भी दो सम या विषम संख्या ले ली, ठीक है, वो भी कैसी? क्रमागत। ठीक है, यहाँ पर ये चाहिए वर्ड नहीं छिपा है। कोई भी दो क्रमागत, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, लगातार। तो कोई भी दो क्रमागत, जैसे देखो मान लो पहले एक छोटी संख्या लेते हैं, 6 × 8, ठीक है, अब इनका गुणनफल करा प्लस 6 और 8 का अंतर 2,
2 का आधा यानी 2 का भाग देंगे और फिर इसका वर्ग करेंगे तो 6 × 8 प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है ना 49। ठीक है, ये तो पहले भी आया था। अब की बार मान लो कोई बड़ी संख्या ले ली जैसे मैंने, और बड़ी संख्या ये ली कि 12,441। ठीक है, और इसका गुणा मैंने एक और संख्या ले ली 12,443। अब हमें पूछा जाए कि इस के गुणनफल में हम क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम वहां पर एग्जाम में बैठे बैठे इन दोनों संख्याओं का गुणा करके एक संख्या निकालें और फिर चेक करें कि इसके आसपास किसका वर्ग आता है, ऐसा नहीं करना है। हमें पता है कि दोनों कॉन्जुगेटिव संख्याएं हैं 41 43, दोनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो इनका जो गुणनफल होगा उस गुणनफल के अंदर अगर हमने जो है इनके अंतर का आधा, तो इनका अंतर कितने का है 2 का, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर यानी इसका मतलब इन दोनों के गुणनफल में, इनके गुणनफल के अंदर अगर हमने एक जोड़ दिया, कितना 1, तो जो संख्या आने वाली है वह पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप चीज समझ पा रहे होंगे कि ये लाइन क्यों लिखवाई जा रही है। आपको बड़ी से बड़ी संख्या 6 डिजिट की जो है संख्या दे दी और उनका गुणनफल दे रखा है और कहा कि इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाओ, तो आप क्या करोगे, उनके अंतर का आधा करके स्क्वायर कर देना और उसको जोड़ देना, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है यही ले, ठीक है, दो कोई भी आप विषम संख्या भी ले सकते हैं जिनका अंतर बस आपको पता होना चाहिए। तो अंतर का आप क्या करोगे, आधा करके वर्ग कर दोगे, है ना। यहाँ पर जैसे मैंने कर्मागत शब्द लिखवाया तो उससे तो क्या हो गया, एक ही आएगा हमेशा, कर्मागत लेने पर तो 2 का ही अंतर आता है, लेकिन जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने देखो दोनों चीज लिखवाई, कोई भी लिखवाया फिर ऑब्लिक करके कर्मागत। तो कर्मागत लोगे तो ये पीछे वाला नियम ही यहाँ पर जो है लागू हो जाएगा कि एक जोड़ दो, और कोई भी लेनी है तो आप कोई भी संख्या लेकर के उसके वर्ग आधा करके वर्ग करके जोड़ दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दो संख्या ले लेना आप और करके बैठना, चेक कर लेना, नहीं आता है तो बताना। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है अब कि कोई भी हमारे पास में मान लो चार प्राकृत संख्याएं ले ली जो कैसी हो, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव हो, यानी क्रमागत चार प्राकृत संख्याएं ले ली और उन चारों प्राकृत संख्याओं का जो है हमने गुणनफल करा। ठीक है, तो उस गुणनफल में जैसे ही एक जोड़ते हैं वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। तो लिखो कोई भी चार क्रमागत प्राकृत संख्याओं, कोई भी चार क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो कोई भी चार क्रमागत प्राकृत संख्याएं ले ली और उनका गुणनफल करा, उसके अंदर एक जोड़ दिया। जैसे देखो उदाहरण के लिए प्राकृत संख्या लेनी है ना, तो लो 4 5 6 7, इनका गुणा करो, 4 × 5 = 20, 20 × 6 120, ठीक है, 20 × 6 120, 120 × 7 840, और 840 में जैसे ही आपने एक जोड़ा तो आ गया 841। अब आपको बताना है कि 841 जो है वो किसका वर्ग होता है। तो सीधी सी बात है भाई कि 30 का वर्ग जो है वो 900 होता है।
ठीक है। और सीधी सी बात है कि जब 900 के पास में ये है तो ये 29 का स्क्वायर है, तो 29 का स्क्वायर जो है वो 841 होता है। इसके अलावा और भी कोई संख्या ले सकते हो, आपकी इच्छा करे वो ले लो। आप तो है ना, बस गुणा करना आना चाहिए आपको। जैसे मान लो 2, 3, 4 और 5, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। अब 120 आ रहा है, उसमें एक जोड़ दो तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और आपकी इच्छा करे तो देखो एक छोड़ो, एक तो नहीं लेना, 3 से ले लेते हैं। लो, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 6 कितना हो जाएगा 360। 360 में जैसे ही एक जोड़ा 361, 361 यानी कि क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर। आ गया आंसर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी चार क्रमागत अगर हम प्राकृत संख्याएं लेते हैं और उनका गुणनफल करते हैं और उस गुणनफल में जब एक जोड़ा जाता है तो हमारे पास में वह एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रख रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा गले में दर्द है। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो है यूट्यूब पर भी क्लासेस आ रही है और हमारे ऐप प्रीतम एजुकेशन पर भी आ रही है। आप लोगों के लिए भी टेस्ट सीरीज जो है वो हम अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मैथ्स और साइंस की टेस्ट सीरीज लाई जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।